Good morning to all of you and welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are fine. आज की हमारी क्लास का टॉपिक है लीव इनकैशमेंट, जिसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1010 ए में डिफाइन किया गया है। आज हम लीव इनकैशमेंट पर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन और साथ में 2 इलस्ट्रेशंस कवर करेंगे, जिससे कि आपको लीव इनकैशमेंट का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीव इनकैशमेंट क्या होती है। देखिए, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि लीव को इनकैश कराना, मतलब लीव के बदले में कैश लेना। एक पर्सन जब जॉब करता है तो उसे कई टाइप की लीव मिलती है और उसमें से एक होती है अर्न्ड लीव। अर्न्ड लीव एक ऐसी लीव है जो उसे अर्न करनी पड़ती है, मतलब वो जितनी जॉब करता है जॉब के बेस पर वो लीव उसको मिलती रहती है। और ये लीव के लिए उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो ये लीव वो अवेल कर ले, या एक्यूमुलेट कर ले, या फिर ये लैप्स हो जाती हैं। और जब वो एक्यूमुलेट करता है तो ये लीव एक टाइम तक तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो लीव होती है उसको या तो उस लीव को यूज़ करना पड़ता है या फिर उसको वो लैप्स हो जाती हैं। तो जो लीव्स उसकी एक्यूमुलेट हो जाती है, मतलब इकट्ठी हो जाती है, रिटायरमेंट के टाइम पे उन लीव्स को सरेंडर करके उसको बदले में कैश मिल जाता है और उसी कैश को लीव इनकैशमेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये कैश देता कौन है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। अब अगर हम लीव इनकैशमेंट के टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए 2 टाइप की लीव इनकैशमेंट होती है। एक तो जो पर्सन अपनी जॉब के टाइम पर ले सकता है और दूसरी जो जॉब के एंड होने पर, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पर मिलती है। तो जब एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर लीव इनकैशमेंट मिलती है तो उस केस में देखना है, अगर तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है ये टैक्सेबल होती है, और अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है तो भी ये टैक्सेबल होती है। मतलब एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर, जॉब के टाइम पर अगर किसी को भी लीव इनकैशमेंट मिलती है तो वो हर पर्सन के लिए टैक्सेबल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सिर्फ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही माना जाता है लीव इनकैशमेंट के लिए, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और अदर एम्प्लॉयज़, सबको नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में ट्रीट किया जाता है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ है, मतलब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन वो कॉरपोरेशंस होती हैं जो किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं। वो स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट का भी हो सकता है और वो लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हो सकता है, जैसे SBI हो गया, LIC हो गया, UTI हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, अब जब लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है या जॉब छोड़ने के टाइम पर मिलती है, तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लीव इनकैशमेंट होती है वो तो होती है फुली एग्जम्प्ट। ठीक है, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होती है वो फुल भी हो सकती है और पार्टली भी हो सकती है। वो कंडीशंस हैं जो वो हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो उन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का टैक्स ट्रीटमेंट यहाँ पर देखते हैं जिन्हें रिटायरमेंट के टाइम पर लीव इनकैशमेंट मिलती है। तो उसके केस में हमें 4 कंडीशन देखनी है। पहली कंडीशन में हम करेंगे पीरियड ऑफ अर्न्ड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी। ठीक है, पीरियड ऑफ अर्न्ड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी। पीरियड ऑफ अर्न्ड लीव का मतलब है कि उसने, पहले हम ये देखेंगे कि कितने साल सर्विस करी। जब हम साल देखेंगे तो हमने महीने इग्नोर कर देने हैं। मान लीजिए किसी ने 30 साल 6 महीने काम किया तो 6 महीने छोड़ दीजिए, सिर्फ 30 साल लेंगे। ठीक है, 30 साल ड्यूरेशन ऑफ सर्विस हो गया, मतलब उसने 30 साल काम किया, इनटू उसको कर देंगे 30 से। 30 से इनटू क्यों किया? हम ये मान के चलते हैं कि एक साल में एक पर्सन को मैक्सिमम 30 लीव अलाउ की जाएंगी। अगर किसी पर्सन ने, मतलब किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 25 लीव अलाउ करी है तो यहाँ पे इंटू 25 करेंगे, और अगर किसी ने अपने एम्प्लॉय को 45 लीव्स दी हैं अर्न्ड लीव तो यहाँ पर 30 करेंगे। मतलब एक साल में एक महीने से ज़्यादा की लीव नहीं दी जा सकती फॉर एग्जम्पशन पर्पस। ठीक है, एग्जम्पशन के लिए 30 मैक्सिमम है, 30 से कम हो सकता है अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कम लीव दे। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वो आ गई टोटल लीव। ठीक है, टोटल लीव में से वो लीव माइनस कर देंगे जो उसने ऑलरेडी ले ली। ठीक है, फिर आ गई बैलेंस्ड लीव।
जितनी लीव उसके पास अभी भी इकट्ठी हुई पड़ी है वो अभी हमारे पास डेज में है, और डेज को हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम 30 से इसको डिवाइड कर देंगे। इससे हमारा पीरियड ऑफ अर्न्ड लीव आ गया जो कि हमारा मंथ्स में आ गया। ठीक है, फिर इसको एवरेज मंथली सैलरी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या है, सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी। डीए इफ का मतलब डीए का वो पार्ट लेना है सिर्फ जो रिटायरमेंट पर्पस के लिए सैलरी का पार्ट है। ठीक है, रिटायरमेंट पर्पस के लिए सैलरी का पार्ट बना हुआ है, सिर्फ वही पार्ट डीए का हमें ऐड करना है, प्लस कमीशन अपॉन टर्नओवर। ठीक है ये आ गई सैलरी। सैलरी आने के बाद एवरेज मंथली सैलरी निकालने का क्या फॉर्मूला है। एवरेज मंथली सैलरी निकालने के लिए रिटायरमेंट से पहले की 10 सैलरी लेनी है, मतलब रिटायरमेंट वाले मंथ की भी सैलरी जो उससे मिली है लेनी है। 10 महीने की सैलरी लेने के बाद टोटल लगाने के बाद जो अमाउंट आएगी उसे 10 से डिवाइड कर देना है, वो आ जाएगी एवरेज मंथली सैलरी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में एवरेज मंथली सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड पॉइंट में 3 लाख की लिमिट है जो मैक्सिमम लिमिट है, मतलब इससे ज़्यादा की एग्जम्पशन कभी भी नहीं मिल सकती। और अगर एक एम्प्लॉय एक ही मतलब साल में 2 एम्प्लॉयर के पास काम करता है और वहाँ से उसे दोनों जगह से अर्न लीव मतलब उसे लीव इनकैशमेंट मिलती है उसी साल में, तो ये 3 लाख की जो है ये मैक्सिमम लिमिट है। उस केस में ऐसे नहीं करेंगे कि दोनों के लिए 3-3 लाख की लिमिट ली जाएगी, ये दोनों एम्प्लॉयज़ के लिए कंसोलिडेट करके 3 लाख की लिमिट ली जाएगी। और मान लीजिए किसी ने पहले काम किया है किसी प्रीवियस ईयर में और वहाँ से उसे कोई लीव इनकैशमेंट मिली थी जिस पर उसको एग्जम्पशन मिली थी, और जब ये दोबारा उसको लीव इनकैशमेंट मिल रही है तो ये जो 3 लाख की है अमाउंट, इसमें से एग्जम्पशन लिमिट को लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट एक्चुअल में रिसीव हुई है वो। ठीक है, इन चारों केस को देखेंगे और इन चारों केस में से जो भी सबसे कम अमाउंट होगी वो तो उसे मिलेगी एग्जम्पशन। ठीक है, एग्जम्पशन मिलने के बाद एक्चुअली रिसीव्ड अमाउंट में से एग्जम्प्टेड अमाउंट लेस कर देंगे और जो अमाउंट आएगी वो आएगी टैक्सेबल अमाउंट। इसके लिए हम आपके साथ एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। मिस्टर एक्स हैं जो वो एबीसी कंपनी में काम करते थे अप्रैल 2000 तक, और जब उन्होंने एबीसी कंपनी छोड़ी है तो उन्हें लीव इनकैशमेंट के लिए 3 लाख रुपया मिला, जिसमें से उनका 50,000 रुपया एग्जम्प्ट हो गया। तो जैसे हमने पहले पढ़ा भी है कि जो एग्जम्पशन उसको मिल जाती है उसे मैक्सिमम लिमिट में से लेस कर देंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, XYZ लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया और रिटायरमेंट उनकी हुई 31 जनवरी 2021 को। उस टाइम पर उन्हें लीव सैलरी मिली है 4,05,000 की। बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रिटायरमेंट के टाइम पर उनकी बेसिक सैलरी कितनी है, 22,500। लेंथ ऑफ सर्विस दिया है 15.5 साल का। लीव इंटाइटलमेंट फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस 40 डेज। इसका मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हर साल कितनी देता है लीव, 40 डेज, जबकि मैक्सिमम हम कितनी ले सकते हैं, 30 डेज की। उन्होंने पूरी सर्विस में कितनी लीव अवेल करी है, 60 डेज की। 60 दिन की लीव एम्प्लॉय ले चुका है। और लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितनी दी गई है, 4,05,000। और उन्होंने यहाँ पर कैलकुलेशन भी दिखाई है कि किस बेस पर उन्हें 4,05,000 रुपये दी गए हैं। तो हमें उनकी लीव सैलरी जो टैक्सेबल वैल्यू है हमें वो वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमारा सबसे पहला पॉइंट कहता है कि पीरियड ऑफ अर्न्ड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी। ठीक है, पीरियड ऑफ अर्न्ड लीव का मतलब क्या करना है, पहले तो कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस लेनी है और उसका जो मंथ है इग्नोर कर देना है। लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है, 15.5 साल, तो पीरियड में हमें लेनी है 15 साल। और एक साल में मैक्सिमम कितनी अलाउड है लीव फॉर टैक्सेशन पर्पस, 30। यहाँ पर लीव कितनी मिल रही है उसको, 40, तो हमें 40 ना लेकर कितनी लेनी है, 30। तो 15 इंटू 30 कितना हो गया, 450 हो गई उसकी टोटल लीव। उसने उसमें से लीव अवेल कितनी कर ली है, 60 डेज़ की लीव। तो 450 में से 60 डेज़ की लीव अवेल कर ली है, तो रह गई कितने दिन की लीव, 390 डेज़ की। 390 डेज़ की लीव को हमें
मंथ में कन्वर्ट करना है, और डेज़ को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने से डिवाइड करना है, 30 से। ठीक है, तो 390 को 30 से डिवाइड करके हमारे पास आ गए 13 मंथ्स। ये तो आ गया पीरियड ऑफ ऑन लीव। अब निकालेंगे एवरेज मंथली सैलरी। एवरेज मंथली सैलरी के लिए देखिए, बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी कितनी है, 22,500। जब सैलरी में कोई चेंज नहीं होता पिछले 10 महीनों में, तो जो बेसिक सैलरी है वो ही उसकी सैलरी बन जाती है एवरेज। ठीक है, नहीं तो मान लीजिए अगर सैलरी में चेंज हो तो पहले 10 महीने की सैलरी जोड़ी जाएगी, फिर 10 से डिवाइड की जाएगी। वैसे तो हमने यहाँ पर भी यही करके दिखाया है, लेकिन आप देखिए सोल्यूशन भी सेम आया है। 22,500 ही उसकी बेसिक सैलरी थी और उसकी एवरेज मंथली सैलरी भी कितनी आई है, 22,500। तो दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे नंबर 1 पॉइंट में, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2,92,500। सेकेंड पॉइंट में 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी कितनी है, 22,500, तो हमारे पास वैल्यू आई 2,25,000। और तीसरे में 3 लाख, लेकिन अगर हमने देखो ऊपर पढ़ा था कि 3 लाख की उसे पहले भी मिल चुकी है लीव इनकैशमेंट, जिसमें 50,000 की एग्जम्पशन भी उसे मिली है टैक्स में, तो ये 50,000 रुपये से लेस कर दी जाएगी, तो ये कितनी रह गई, 2.5 लाख। फोर्थ पॉइंट में एक्चुअल में उसे जितनी लीव सैलरी मिली है, मतलब उसको एनकैशमेंट कितना हुआ है, 4,05,000 का। तो चारों को कंपेयर करेंगे और सबसे कम अमाउंट कितनी है, 2,25,000। 2,25,000 है जो उसको एग्जम्पशन अमाउंट मिलेगी, मतलब उसका 2,25,000 रुपये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी, टैक्सेबल आएगी एक्चुअल रिसीव्ड 4,05,000 में से 2,25,000 लेस करके 1,80,000 उसकी टैक्सेबल वैल्यू आएगी। लेकिन अगर एम्प्लॉई चाहे तो उसकी जितनी टैक्सेबल लीव सैलरी आती है, टैक्सेबल एनकैशमेंट ऑफ लीव आता है, अगर एम्प्लॉय चाहे तो उसका सेक्शन 89 में रिलीफ ले सकता है, और उसके लिए उसे फॉर्म 10 ही फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, मिस्टर एक्स है जो XYZ लिमिटेड में काम करते थे और वहाँ से जनवरी 14, 2021 को रिटायर हुए हैं। वहाँ पर उनकी रिटायरमेंट के टाइम पर सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ है, और 1 अक्टूबर 2020 से उन्हें इंक्रीमेंट मिला है। मतलब 1 अक्टूबर 2020 से पहले उन्हें 35,000 मिलते थे, और 1 अक्टूबर 2020 के बाद उन्हें 40,000 रुपये मिलते हैं पर मंथ के। डियरनेस अलाउंस है जो 5,000 रुपये पर मंथ है, जिसमें से 60% है जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए सैलरी का पार्ट है, मतलब 3,000 रुपये पर मंथ रिटायरमेंट पर्पस के लिए सैलरी का पार्ट है। हमें एवरेज मंथली सैलरी बतानी है इस केस में। तो इसमें देखिए, जो यहाँ पर कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी है, सैलरी में इंक्रीमेंट आ रहा है 10 महीने के बीच में। तो यहाँ पर हमें देखना है कि रिटायर कब हो रहा है, जनवरी 21, 2021 को, और हमें लेनी है 10 महीने की सैलरी। तो अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2020 से जनवरी 14, 2021 तक, तो उसको 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आई है, और अक्टूबर 2020 से पहले उसे 35,000 की सैलरी मिली है। तो देखिए कैलकुलेशन हम करते हैं, 1 अक्टूबर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक कितने टाइम हो गया, 3 महीने 14 दिन। तो 40,000 की 3 महीने की सैलरी और 40,000 की 14 दिन की सैलरी। 14 दिन की सैलरी कैसे निकलेगी, 40,000 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 30, ये 14 दिन की सैलरी आ जाएगी। इन दोनों को जोड़कर हमारे पास वैल्यू आ गई 1,38,667 रुपये। और दूसरी हम निकालेंगे 3 महीने 14 दिन की तो निकल गई, टोटल देखनी है हमें 10 महीने की, तो बाकी बचे 6 महीने 16 दिन की। 6 महीने 16 दिन की 35,000 के हिसाब से निकाल लेंगे तो वैल्यू आएगी 2,28,667 रुपये। इन दोनों को जोड़ने पर हमारी टोटल बेसिक सैलरी आ जाएगी 10 महीने की, जो आ गई 3,67,334 रुपये। इसके बाद हम DA लेंगे इफ़ का मतलब 3,000 रुपये पर मंथ। 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 10 महीने का कितना आ गया, 30,000। तो उसकी टोटल सैलरी कितनी हो गई 10 महीने की, 3,67,334 प्लस 30,000, 3,97,334 रुपये। ठीक है, और एवरेज सैलरी कितनी हो गई, 3,97,334 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 39,733 रुपये उनकी एवरेज सैलरी हो गई। ठीक है,
अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ पर कि अगर कोई सैलरी किसी एम्प्लॉई की, मतलब एम्प्लॉई की डेथ के बाद जो अर्नड लीव है, मतलब लीव इनकैशमेंट का पैसा अगर एम्प्लॉई की डेथ के बाद उसके लीगल एयर्स को मिलता है, तो वो जो अमाउंट होती है लीव इनकैशमेंट की, वो लीगल एयर्स के लिए एग्जाम्प्ट होती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया लीव इनकैशमेंट और उससे रिलेटेड 2 इलस्ट्रेशंस। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। अगर आज की अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच।